गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ध्रुव गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नितल के उच्चावच। देखिए, महासागरों में कई प्रकार के तल पाए जाते हैं, है ना? कई प्रकार की उच्चता संबंधी और इसमें विविधताएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान और गड्ढे मिलते हैं, उसी प्रकार के इन सागरों में भी मिलते हैं, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न ढाल है, गहरे सागरीय मैदान है, महासागरीय गर्त है ना। तो देखिए, किसी भी महासागर में देख लीजिए आप, ये चार संरचनाएं इसमें अवश्य मिलती हैं। एक तो मग्न तट होता है, एक मग्न ढाल होता है, गहरे सागरीय मैदान होते हैं और महासागरीय गर्त होते हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको कल परसों बताया था कि समस्त भू जो ग्लोब का है उसका क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और जिसमें से लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है, यानी कि 71% भाग पर पानी है और शेष जो है आपके 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर धरातलीय भाग है ना। तो धरातलीय भाग और जलीय भाग दोनों में भिन्नता है काफी, क्योंकि जो जलीय भाग है वो लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है और जो जलीय भाग है वो लगभग 29% भाग पर फैला हुआ है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जलीय भाग का परसेंट ज्यादा है और धरातलीय भाग का परसेंट जो है कम है। देखिए, आपके सामने एक यहाँ पर वक्र बना हुआ है ना, एक ग्राफ बना हुआ है। तो इसे कहते हैं उच्चतम मितीय वक्र, है ना, जो सागरों की और धरातल की समस्त ऊंचाई और निचाई को जो है एक ही वक्र पर बनाया गया है, जो स्थलों की और सागरों की गहराई को और स्थलों की ऊंचाई को आधार बना करके बनाया गया है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो है सागर जो है वो अधिक गहरे हैं बजाय जो है स्थलों की ऊंचाई के। यदि हम ग्लोब पर नजर डालें तो समस्त स्थल खंड की जो औसत ऊंचाई है, जो समस्त स्थल खंडों की जो समस्त ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई है वो केवल 840 मीटर है ना। जबकि आप कहोगे कि धरातल पर तो हिमालय पर्वत जैसा पर्वत शिखर भी है जो 8,848 मीटर ऊंचा है, परंतु अगर गौर से देखा जाए तो अगर हम इसकी औसत ऊंचाई निकालें, सभी की पूरे स्थल खंड के सभी पर्वतों की मिलाकर के हम औसत ऊंचाई निकालें तो केवल 840 मीटर ऊंचाई ही औसत ऊंचाई निकल के आती है। अगर हम सागरों की औसत गहराई निकालें तो औसत गहराई निकल के आती है हमारी 3800 मीटर और स्थल की 840 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि स्थल खंडों की जो औसत ऊंचाई है वो केवल 840 मीटर है, जबकि औसत गहराई है महासागरों की वो 3800 मीटर है, यानी कि लगभग 5 गुनी ज्यादा है गहराई। अगर हम औसत गहराई को निकालें तो 3800 मीटर है। तो इससे अब क्या पता चलता है कि स्थल खंडों की ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है अगर हम औसत रूप से देखें तो, परंतु धरातल पर जो सागर हैं उनकी गहराई काफी अधिक है। 3800 मीटर जो है वो औसत गहराई समस्त महासागर की है ना। समस्त महासागरों की औसत गहराई पृथ्वी के ग्लोब पर जो है 3800 मीटर मानी गई है ना। तो इस वक्र में आप देख रहे हैं ये उच्चता मितीय वक्र है, ये धरातलीय उच्च पर्वतीय भाग को दिखा रहा है और ये निचले भाग को दिखा रहा है ना। तो देखिए, ये औसत जो गहराई है वो दिखाई गई है यहाँ पर, है ना। और जो है औसत गहराई देखिए यहाँ पर आपकी ये 3800 मीटर के करीब बैठ रही है और ये औसत ऊंचाई स्थलों की ये 840 मीटर के करीब बैठ रही है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अंतर है ना। तो इन सबको देखने के बाद आपको मालूम है 3 प्रमुख सागर मैंने बताए थे, महासागर है वहां यहाँ पर। एक है आपका प्रशांत महासागर, है ना, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। तो मैंने प्रशांत महासागर का आपको बताया था 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है ना। समस्त धरातल के क्षेत्रफल से भी कहीं अधिक बड़ा है प्रशांत महासागर, क्योंकि समस्त धरातलीय भाग का क्षेत्रफल 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि अकेले प्रशांत महासागर का 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर भी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। अटलांटिक महासागर का मैंने आपको बताया था कल 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और हिंद महासागर का 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो 3 बड़े महासागर है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे महासागर के अलावा सागर भी हैं, जैसे आपका लाल सागर हो गया, जापान सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया, ओखोटस्क सागर हो गया और इसके अलावा रूम सागर हो गया, भूमध्य सागर भी कहते हैं जिसको, है ना, और इंग्लिश चैनल सागर हो गया, है ना, कैलिफोर्निया सागर हो गया, ओखोटस्क सागर हो गया। तो बहुत सारे सागर हैं, है ना।
तो ये सागर हैं और कुछ महासागर हैं। अब हम इनकी स्थलाकृतियों को अध्ययन करेंगे। जैसे क्या है, हम जानेंगे कि महाद्वीपीय मंग तट क्या होते हैं, महाद्वीपीय मंग ढाल क्या होते हैं, गहरे सागरीय मैदान क्या होते हैं और महासागरीय गर्त क्या होते हैं। तो देखिए, अब जब हम सागर की तरफ महासागर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले किनारे वाला भाग आता है जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मंग तट, है ना। क्या कहते हैं हम? महाद्वीपीय मंग तट। तो देखिए, ये सबसे किनारे वाला भाग होता है महाद्वीपों का, और जो इसकी जो ढाल माना गया है वो कितना माना गया है, 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच में इस पर ढाल मिलता है ना। कहीं कहीं पर इस ढाल में भिन्नता आ जाती है और कहीं कहीं पर ढाल जो तीव्र हो जाता है, कहीं कहीं पर कम हो जाता है। जिससे क्या है, तो महाद्वीपीय मंग तट का जो ढाल मिलता है वो कितना मिलता है, 1 से 3 डिग्री तक, और इसकी जो औसत गहराई होती है वो लगभग 100 फैथम तक होती है। और आपको पता है 1 फैथम में 3 फीट होते हैं, यानी कि 100 फैथम में कितने हो गए, 1 फैथम में 6 फीट होते हैं। तो 600 फीट मतलब गहराई तक महाद्वीपीय मंग तट का विस्तार आमतौर पर सागरों में पाया जाता है ना। तो देखिए, जहां जहां पर तट के किनारे चट्टानों की अधिकता मिलती है वहां पर मंग तट जो संकरे मिलते हैं, है ना। जैसे कि क्या है, आपके जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी में जो आपका एंडी पर्वत श्रेणी है उसके पश्चिम में, पेरू में, चिली में, है ना, प्रशांत तटीय जो क्षेत्र है वहां पर जो है, वहां पर जो है महाद्वीपीय मंग तट बहुत ही कम विस्तृत मिलते हैं, केवल 18 से 20 किलोमीटर चौड़े मिलते हैं। जबकि पूर्वी तट पर जो है किसी भी प्रकार की श्रेणी ना होने की वजह से मंग तट जो है अधिक चौड़े मिलते हैं। तो जहां पर पर्वतीय भागों की उपस्थिति पाई जाती है वहां पर अमूमन जो है मंग तट काफी चौड़े मिलते हैं, है ना। जैसे देखिए, औसत जो इनकी मंग तट की चौड़ाई मानी गई है वो लगभग 48 किलोमीटर तक मानी गई है ना, 30 मील या 48 किलोमीटर। हालांकि किसी किसी ने बताया कि इनकी औसत चौड़ाई जो है वो 67 किलोमीटर तक भी हो सकती है ना, और गहराई भी 72 फैथम तक हो सकती है। परंतु क्या है, 100 फैथम तक के बीच में इनकी जो गहराई होती है ना महाद्वीपीय मंग तट। देखिए, इन पर कई सारी चीजों के अवशेष मिलते हैं महाद्वीपीय मंग तटों पर कई सारे मिलते हैं। देखिए, इसके अलावा सबसे अधिक जो चौड़े मंग तट मिलते हैं वो आर्कटिक सागर में मिलते हैं, जो लगभग कितने होते हैं, 100 से 300 मील यानी कि 160 से 480 किलोमीटर तक चौड़े मंग तट मिलते हैं, है ना। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर भी काफी चौड़े चौड़े मंग तट मिलते हैं, है ना। ऐसा देखिए इसलिए क्योंकि नदियों के मुहानों से क्या होता है, तलछट या जो जमाव आता है वो मंग तटों का निर्माण करता है। क्योंकि तलछट के जमाव होने से क्या है, मंग तट जो है चौड़े होते रहते हैं, काफी बनते रहते हैं। हालांकि देखिए, मंग तट की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो आपको बता दूं मंग तट कैसे बनता है। ये महाद्वीपीय अग्रभाग का ही जो है भाग होता है, जो क्या होता है, जब धंस जाता है तो उसमें सागरीय जल का विस्तार हो जाता है। तो इस प्रकार धंसाव की क्रिया के फलस्वरूप जो है महाद्वीपीय मंग तट का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया इसका जो ढाल होता है वो 1 से 3 डिग्री के बीच में होता है और इसकी औसत गहराई होती है 100 फैथम तक होती है। हालांकि इसके जो ढाल होते हैं मंग तट के, इन पर बड़ी मात्रा में जो है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप जो है पाए जाते हैं, है ना। बड़ी मात्रा में जमाव इनका होता है, निक्षेपों का काफी जो है इस पर होता है। तो इनकी उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। इनकी उत्पत्ति कई प्रकार से होती है। जैसे क्या होता है, तटीय क्लिफ के पीछे हटने से, जैसे मैंने आपको महासागरीय उसमें अपर्दन वाले सिद्धांतों में भी ये फर्स्ट में पढ़ाया था ना, तो वहां पर भी था इसका, है ना। तो तटीय क्लिफ जब पीछे हटता है तो इस प्रकार से भी क्या होता है, महाद्वीपीय मंग तट का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है, ये तटों पर क्या होता है, ये निक्षेप आते नदियों के वो भी यहाँ पर जमा होते रहते हैं। तो जब जमा होते रहते हैं तो उस वजह से क्या होता है, तली इसमें किनारे वाले भाग में धंसाव हो जाता है। धंसाव होने की वजह से क्या होता है, मंग तटों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसको सागरीय जल का अतिक्रमण हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जहां पर स्थल और समुद्र मिलते हैं वहां नीचे से क्या होता है कि संवहन तरंगे आकर के आती हैं। तो संवहन तरंगों की वजह से भी यहाँ पर धंसाव हो जाता है। इस वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पर मंग तटों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, ये है मंग तटों के बारे में निर्माण के कई प्रकार, है ना। इसके लिए क्या होता है, महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में समानांतर भ्रंश बन जाते हैं, है ना। जैसे आप देखिए भारत में, देखिए भारत पर जो पश्चिम में जो मंग तट पाए जाते हैं वो काफी विस्तृत हैं, जबकि पूर्वी तटों पर मंग तट जो है अपवाद स्वरूप जो कमचोड़े पाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी तट पर जो मंग तट जो आपके जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, इनकी एस्चुअरी की मुहानों पर जो मंग तट पाए जाते हैं वो काफी चौड़े हैं। भारत में जो आपकी पश्चिमी नदियां हैं कौन सी, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहती हैं,
तो वहां पर मग्न तट जो चौड़े हैं, लेकिन पूर्व में क्या कहते हैं काफी सारी नदियां तलछट जमा करती हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर अपवाद स्वरूप जो है मग्न तट जो है भारत में वो कम चौड़े हैं। तो मग्न तट जो है पूर्वी तट पर जो है कम चौड़े मिलते हैं। हालांकि इन मग्न तटों का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाई गई तलछट से हुआ है। इसके अलावा कुछ कोरल रीफ से भी बने हैं कुछ मग्न तट यहाँ पर, जबकि पश्चिम के जो मग्न तट है वो अपेक्षाकृत काफी चौड़े 50 किलोमीटर तक चौड़े हैं, जबकि पूर्वी तट पर कम चौड़े पाए जाते हैं ना। और ढाल लगभग इनका वही है, कहीं पर घटता रहता है कहीं बढ़ता रहता है ना। तो तटीय स्थलाकृति का भी काफी जो इन पर प्रभाव पड़ता है ना। तो और जो भारत के पश्चिम में जो मग्न तट हैं वो घंसन की क्रिया के फलस्वरूप बने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घंस क्रिया के फलस्वरूप भी जो पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था। तो पश्चिम में जो मग्न तट है वो घंसन की क्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुए हैं। देखिए संपूर्ण महासागरों में अगर मग्न तटों को देखा जाए तो प्रशांत महासागर में 5.7% 5.7% भाग पर पार्ट पर जो है मग्न तट मिलते हैं, जबकि अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पर और हिंद महासागर में 4.2% भाग पर मग्न तटों का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद देखिए महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, है ना। देखिए मग्न ढाल मग्न तट से थोड़े आगे होते हैं और इनकी जो है औसत गहराई लगभग 200 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर के बीच में पाई जाती है ना। 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की गहराई पर ये पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर इनका ढाल काफी तीव्र होता है, कहीं कहीं पर तो ये बहुत तीव्र ढाल लिए होते हैं, खड़ा ढाल लिए होते हैं। देखिए जितना मलबा मग्न तटों पर मिलता है जमाव का, उतना मग्न ढालों पर नहीं मिलता है, क्योंकि अधिक तीव्र ढाल होने की वजह से क्या है मलबे का संरक्षण हो जाता है। हालांकि महीन परत एक मलबे की यहाँ पर जमाव की मिलती है ना। तो देखिए ये भी है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है प्रशांत महासागर में लगभग 7% 7% भाग पर पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में 12.4% भाग पर पाए जाते हैं और हिंद महासागर में 6.5% भाग पर जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। 200 से 2000 मीटर तक इनकी औसत गहराई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। इन पे जो है एकदम तेजी से जो है ढाल में परिवर्तन होता है ना। तो ये होते हैं। इसके बाद आते हैं गहरे सागरीय मैदान, जिनको हम अगाध सागरीय मैदान या डीप मैरीन, इनको हम प्लेन्स कहते हैं, डीप मैरीन प्लेन्स ही हम इनको कहते हैं। तो देखिए समस्त अगर महासागरों के हम जो है औसत ढाल को निकालें, औसत जो है मैदानों को निकालें, तो लगभग समस्त महासागरों के 75% लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। लगभग समस्त महासागरों के 75.9% यानी 76% भाग पर महासागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। परंतु इसका भी जो है भिन्न भिन्न अंतर है। जैसे हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर के लगभग 80% भाग पर, है ना, जो है महासागरीय मैदान पाया 80.3% भाग पर, जबकि अटलांटिक महासागर में देखिए कम पर पाए जाते हैं, 54.9% भाग पर ही केवल यहाँ पर जो है गहरे सागरीय मैदान मिलती है। इसके अलावा हिंद महासागर में देखिए 80.1% भाग पर जो है यहाँ पर क्या मिलते हैं गहरे सागरीय मैदान मिलते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर में केवल 54.9% भाग पर ही गहरे सागरीय मैदान मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर मग्न तटों का विस्तार काफी अधिक है, इस वजह से यहाँ पर मग्न जो सागरीय मैदान है उनकी संख्या में कमी आ गई है, उसकी जो क्षेत्रफल में कमी आ गई है, क्योंकि अब मग्न तटों का विस्तार काफी अधिक है। पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पूर्वी तट पर इसका विस्तार, महाद्वीपीय मग्न तटों का विस्तार सर्वाधिक है ना। इसके बाद देखिए महासागरीय गर्त होते हैं, है ना। तो देखिए गहरे एकदम भाग होते हैं। देखिए गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कम क्षेत्रफल वाले, है ना, जिनका क्षेत्रफल कम होता है और गहरे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको गर्त कहते हैं। उनको तो हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। एक गर्त ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और गहरे भी होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, खाइयां कहते हैं। उनको हम खाइयां कहते हैं। जो लंबे होते हैं और जिनका क्षेत्रफल भी अधिक होता है वो खाइयां, और क्षेत्रफल जिनका कम होता है और गहरे अधिक होते हैं उनको हम गर्त कहते हैं, है ना। तो ये देखिए ये एकदम बहुत गहराई वाले भाग होते हैं, है ना। अभी तक देखिए सभी महासागरों में जो है आपके महासागरीय गर्त पाए गए हैं। जैसे प्रशांत, अभी तक जो है प्रशांत महासागर में सबसे अधिक 32 गर्तों का पता चला है, अटलांटिक महासागर में 19 गर्तों का पता चला है और हिंद महासागर में जो है 6 गर्तों का पता चला है। तो देखिए इसमें भी क्या है कि गर्तों में जो है जो गर्त होते हैं ये भी छोटे छोटे क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं।
और समस्त महासागरों के लगभग 7% भाग पर, 7% भाग पर जो है वो गर्त क्या पाए जाते हैं, महासागरीय गर्तों का विस्तार पाया जाता है। इसमें भी देखिए सर्वाधिक गर्त किसमें है, प्रशांत महासागर में, उसके बाद अटलांटिक में, हिंद महासागर में सबसे कम गर्त पाई जाती है ना। तो देखिए जो विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है जिसको मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, मेरियाना खाई भी कहते हैं, जो कि 11 किलोमीटर लगभग गहरी है, 11.22 किलोमीटर लगभग गहरी है, वो भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है ना। वो क्या पाई जाती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है 11,022 है। इसके अलावा कुछ और भी है ना, प्रशांत महासागर के टोंगा गर्त है ना, और इसके अलावा क्या है, स्वायत्त गर्त है जो कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिलता है। इसके अलावा क्या है आपका रोमांसी गर्त है आपका अटलांटिक महासागर का, है ना, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसके अलावा सुंडा गर्त है हिंद महासागर। तो इस प्रकार की ये स्थलाकृतियां हैं जो हिंद महासागर, जो सभी महासागरों में नितल के लिए पाए जाते हैं, जिनमें महाद्वीपीय मंगतट, मंगढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त जो है सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आपके अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच। ठीक है, तो धन्यवाद।